हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा कंजंक्शंस, जो कि लेसन नंबर 19 है। तो कंजंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, कंजंक्शंस एक प्रकार के कनेक्टर्स होते हैं जो कि सेंटेंसेस के को या वर्ड्स को कह लीजिए, ठीक है। उनको जो है कनेक्ट करते हैं और एक मीनिंगफुल जो है उसका एक आउटपुट जो है लेके आते हैं। कंजंक्शन का डेफिनेशन की बात करें तो वो किस किस को जोड़ते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस। मतलब कंजंक्शंस जो है एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, दो या दो से ज्यादा, दो हो सकते हैं, मिनिमम तो दो होंगे ही होंगे, मैक्सिमम दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, क्लोजेस हो सकते हैं और सेंटेंसेस हो सकते हैं, जिनको हमारे कंजंक्शंस या कनेक्टर्स जो है क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं या जोड़ते हैं। फिर बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो वो जो है क्या है, ऐसे ही रख लेते हैं आज। तो क्या है, वीना एंड श्वेता वैन टू मार्केट। अब यहाँ पे जो एंड है वो हमारा एक क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। क्यों है कंजंक्शन? क्योंकि उसने जो हमारा वीना है और श्वेता है, ठीक है, ये दोनों कहने के लिए दोनों नाउन हो गए, और नाउन में भी अगर गहराई में जाएं तो प्रॉपर नाउन हो गए। दोनों प्रॉपर नाउन्स को जो है इन्होंने एंड ने क्या किया है, जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो हम क्या कहेंगे, इस कंजंक्शन इसको एंड को हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन जो है कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर। अब देखिए, आई वेंट टू सी हिम ये एक अलग सेंटेंस है। प्रिंसिपल क्लोज आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं, या सेंटेंस कह लीजिए, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। फिर दूसरा, ही वॉज नॉट देयर। अब ये एक अलग सेंटेंस हो गया। तो दो सेंटेंसेस को जो है इसने क्या कर दिया, बट ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इनको हम कंजंक्शन कहते हैं। इन शॉर्ट, हम इन सभी वर्ड्स को अपने को कंजंक्शंस जो है हम कहते हैं। फिर हमारे सामने ये कुछ कंजंक्शंस दिए हुए हैं, 61 कंजंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो है हमारे सारे के सारे कंजंक्शंस होते हैं, और इनके आगे जो है शुरू में हमारा कंजंक्शन दिया है, फिर अपना कुछ हिंदी मीनिंग भी जो है उस कंजंक्शन का दिया है, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे इन्होंने क्या कर दिया, इन्हीं सेम कंजंक्शंस को सेंटेंसेस में भी जो है एक तरीके से यूज करके जो है दिखा दिया, ठीक है। उनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। ये देखिए सारे के सारे जो है हमें दिए हुए हैं। फिर जो है हम बात करते हैं, यहां से हमारा इंपॉर्टेंट रोल शुरू हो जाता है अपने कंजंक्शंस का, ठीक है। ये देखिए, काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस, यानी कि कंजंक्शंस के प्रकार। कंजंक्शंस के होते हैं दो प्रकार। एक तो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और एक होता है सुबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सुबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किसको कहते हैं? देखिए, अगर ये कहा जाए कि इसका कोई डेफिनेशन होता है, जी बिल्कुल नहीं होता है। इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है। बस इसमें कुछ कंजंक्शंस का ग्रुप है हमारा, जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं, और इसी प्रकार से हमारा सुबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं, जिनका कोई एक ग्रुप सा होता है। उनको हम सुबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में जो है क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं। For example, and, but, or, nor, for, yet, so, as well as, either or, neither nor, both and, not only but also, only, then, therefore, no less than, otherwise or else, still, while, whereas, nevertheless। इन सब को हम जो है क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है कहते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करें हमारे सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, तो सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का जो है हमारा डेफिनेशन भी यहीं कहीं पे होना चाहिए। अरे भैया दे दो। सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग दे दिया, चलो कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेटिंग के बारे में पूरा जान लेते हैं। इसी प्रकार से सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है दे रखे हैं। फिर थोड़ा सा इसने कोऑर्डिनेटिंग के बारे में बताया है, ताकि हम थोड़ा सा यह ध्यान रख सकें। मैंने क्या कहा था कि एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर इसका डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बट थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताया गया है, उसके बारे में हम जो है थोड़ा सा जरूर जान सकते हैं।
जैसे कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, देखिए कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक जैसी चीज, एक जैसी गुणों वाला, एक जैसी क्वालिटीज का, और इनका हम यूज करते हैं दो एक जैसी चीजों को जो है आपस में जोड़ने के लिए, एक जैसी चीजों को, थिंग्स। अब उस थिंग्स में हमारे नाउन्स भी शामिल हैं, उसमें हमारे फ्रेजेस भी शामिल हैं, उसमें हमारे क्लोजेस भी शामिल हैं, और उसमें हमारे सेंटेंसेस भी शामिल हैं। बस एक जैसी चीजें होनी चाहिए, एक जैसी क्वालिटीज होनी चाहिए। उन दोनों चीजों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करते हैं। फिर उसने कुछ कहा है, समान फंक्शंस वाले वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम जो है किसका यूज करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, एंड के बारे में तो देख ही लिया, कोई और देख लेते हैं। देखिए, माय फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ये तो इसने लगा के बता दिया, नहीं तो हम अपनी तरफ से लगाते, है ना। यही इस बुक में खास बात है, इस बुक में यही खास बात है। क्या है? पुअर और ऑनेस्ट ये दोनों होते हैं एडजेक्टिव्स, जैसा कि यहाँ पे नीचे भी बताए गए हैं, ठीक है। ये होते हैं एडजेक्टिव्स। अब बट जो है हमारा वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है? एक जैसी चीजों को डिफरेंशिएट नहीं करता, सॉरी, एक जैसी चीजों को जो है कनेक्ट करता है, एक जैसी चीजों को क्या करता है? जोड़ता है। तो इसलिए हम जो है पुअर और ऑनेस्ट जो हमारे क्या है? एडजेक्टिव्स हैं, दोनों को जोड़ रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या किस कैटेगरी में डालेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कैटेगरी में डालेंगे। इसी प्रकार से आगे वाला सेंटेंस भी आप देख सकते हैं, ही स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली। अब लाउडली और फ्लुएंटली एडवर्ब्स हैं, दोनों एडवर्ब्स को इसने जोड़ा है, तो क्या है? दोनों की क्या है? सेम क्वालिटीज हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो है क्या कहेंगे? एंड को जो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है एक तरीके से कहेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, जो हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसके 4 टाइप्स होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। कम्युलेटिव या कप्युलेटिव। कम्युलेटिव या कप्युलेटिव कंजंक्शन में हम किस किस को शामिल करते हैं? एंड, बोथ, एंड बोथ एंड अकेला, और एंड बोथ हैंड यूज किया जाता है। इनके बीच में कोई वर्डिंग भी आती है, जब हम आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे या एक्सरसाइजेस करेंगे तब आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और पहले भी पता होगा आपको। एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन कंजंक्शंस को, इनके अलावा कोई और भी हो सकता है, लेकिन इतने काफी हैं ध्यान रखने के लिए। इनको हम कम्युलेटिव या कॉपुलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। दूसरा है हमारा अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजंक्शन। सर नाम दोनों याद रखने पड़ेंगे? जी हाँ, आपको नाम जो है दोनों याद रखने पड़ेंगे या ध्यान रखने पड़ेंगे कि ये किस प्रकार की हमारी कंजंक्शंस है। छोटे लेवल पे हम जो है बच्चों को जब पढ़ाते हैं 8th क्लास तक सारी चीजें आ जाती हैं ग्रामर की। 9th क्लास के बाद रिपीटेड होते रहते हैं टॉपिक्स, ठीक है। 8th क्लास तक हम सब कुछ पढ़ चुके होते हैं। देखिए आजकल की जो बच्चों की जो आज सिलेबस है ना, आज के टाइम पे सब कुछ आ जाता है 8th क्लास तक, ठीक है। आगे तो वो एक्सपेंड होता जाता है। तो डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव कंजंक्शंस हैं हमारे, और, आइदर और, नाइदर नोर, अदरवाइज और एल्स। फिर है हमारा एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजंक्शन है हमारा, उसमें हम जो है किस किस को शामिल कर, इसमें हम जो है किस किस को शामिल करते हैं? बट, स्टिल येट, नेवरदलेस, वेयर एज, व्हाइल या ओनली। इलेटिव जो है फोर्थ जो है टाइप होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, फॉर, देयरफॉर, सो, फ्रीक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली। तो यहाँ पे जो हमारा देयरफॉर है वो 2 कंजंक्शंस में आपका जो है एक तरीके से कभी कभी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो उसको जो है देख लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है फर्स्ट टाइप होता है हमारे कंजंक्शंस का। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है? जो हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसके 4 टाइप्स हैं, इलेटिव, एडवर्सेटिव, कम्युलेटिव या कपुलेटिव, अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव, ठीक है। अब इसको अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव क्यों कहते हैं? है ना, बात है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो सारे के सारे जो कंजंक्शंस हैं ये क्या करते हैं? एक तरीके से चॉइस देते हैं हमें। और अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? चॉइस होता है, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? चॉइस होता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है इनको अल्टरनेटिव
या फिर डिसजंक्टिव कंजंक्शंस कहते हैं। फिर इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी दी गई है, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, कम्युलेटिव या कपेलेटिव कंजंक्शन किसको कहते हैं, इनके बारे में जरूर से बताया गया है। ये वे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ते हैं, और इनको हम कप्युलेटिव या फिर कम्युलेटिव जो है कंजंक्शंस कहते हैं। जैसे कि इसमें कंजंक्शंस हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से होते हैं। जैसे एंड है, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। अब देखो, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, ये दोनों के दोनों जो है क्या है, एक स्टेटमेंट है एक तरीके से। भगवान में विश्वास करो और बस अच्छा काम करते रहो, या अपनी तरफ से अपना काम करते रहो और भगवान में विश्वास रखो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बट इन दोनों चीजों को किसने जोड़ा, एंड ने जोड़ा, तो इसीलिए एंड को हम क्या कहेंगे, एक कम्युलेटिव या कप्युलेटिव कंजंक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये दो स्टेटमेंट्स को जोड़ रही है। बोथ एंड में सी वॉज फाइंड एंड इम्परिजन्ड। अब क्या है कि उसको फाइन किया गया और उसी को इम्परिजन किया गया, है ना। सी वॉज फाइंड और सी वॉज इम्परिजन, इन दोनों चीजों को, इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या किया है, बोथ और एंड ने क्या कर दिया, जोड़ दिया, है ना। अब एंड के दोनों साइड में एक जैसी चीजें होती हैं, ये देखिए एक जैसी चीजें हैं। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखने वाली बातें हैं। दूसरे प्रकार के कंजंक्शंस की बात करते हैं, अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजंक्शंस। क्या होता है कि ये वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जो दो अल्टरनेटिव्स यानी कि दो जो चॉइसेस होती हैं हमारे पास, जो विकल्प होते हैं, उनको जो है प्रोवाइड करते हैं हमारे सामने। वो हमारे ऊपर जो है डिपेंड करता है कि हम किसको चॉइस करते हैं या किसका चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार के कंजंक्शंस जो है हमारे क्या होते हैं, अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजंक्शंस होते हैं। नाइदर और नोर, नाइदर ए बोरोवर नोर ए लेंडर टू बी, मतलब ना तो बोरोवर बनना चाहिए और ना ज्यादा देने वाला बनना चाहिए। ठीक है, बीच सी का सिस्टम जो है रखना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो है क्या किया, चॉइस दी। ठीक है, नोर ने जो है चॉइस एक तरीके से दे दी। ठीक है, वर्क हार्ड एल्स और अदरवाइज यू विल नॉट पास। देख ले भाई, मेहनत कर ले, नहीं तो तू पास नहीं होगा भाई, पक्की बात है, तू पास नहीं होगा। मेहनत करना और पास होना, ठीक है, दोनों के बीच में सॉरी, पास होना और फेल होना, दोनों के बीच में जो है एक तरीके से अल्टरनेट यानी कि चॉइस जो है आपको दी गई है। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट्स के बीच में क्या करते हैं, अपोजिशन या कंट्रास्ट यानी कि विरोध यानी कि डिफरेंस जो है पैदा करते हैं, या डिफरेंस को जो है एक्सप्रेस करते हैं। उस प्रकार की कंजंक्शंस को हम क्या कहते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। कैसे, बट ही ले लो, ठीक है, ही इज स्लो बट ही इज स्टडी। अब यहां पे दो स्टेटमेंट्स को भी जोड़ा है, बट ने ही जोड़ा है, लेकिन दो जो है ये क्या कर रहा है, ये दोनों चीजों को जोड़ जरूर रहा है, बट क्या कर रहा है, दो अपोजिट चीजें हैं। देखिए, स्लो है बट स्टडी है, ये स्लो और स्टडी एक दूसरे के कंट्रास्ट हैं, विरोध हैं, विरोधी हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में एक विरोधाभाव को जो है क्या किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है। इसी प्रकार से इसलिए हम जो है इसको एडवर्सेटिव कंजंक्शन का नाम जो है देंगे। सी इज ब्यूटीफुल वेयर एज या वॉयल हर फ्रेंड्स आर अगली। अब ब्यूटीफुल और अगली के बीच में जो है डिफरेंस जो है दिखाया गया है हमें। ठीक है, और पूरी स्टेटमेंट में ये चीज जो है दी गई है। ओनली वाला देख लीजिए, ही वॉज ऑल राइट ओनली ही वॉज फैटिग। क्या है कि ऑल राइट और फैटिग के बीच में जो है क्या किया गया है, कंट्रास्ट एक तरीके से दिया गया है। उसके बाद फोर्थ टाइप की बात करते हैं, इलेटिव कंजंक्शंस। ये वे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जो इनफेरेंस यानी कि निष्कर्ष जो है एक तरीके से निकालते हैं, और इलेटिव कंजंक्शंस में हम इनको इंक्लूड करते हैं। फोर, सिविल पास फॉर सी वर्क्स वेरी हार्ड। वो जो है पास हो जाएगी, क्यों हो जाएगी पास, क्यों हो जाएगी पास, इस चीज ने बताया, सी वर्क्स वेरी हार्ड, बिकॉज वो मेहनत करती है, कठिन मेहनत करती है, वो इसलिए पास होगी। रिजल्ट निकलेगा किस चीज का, जो इस कंजंक्शन के बाद दिया हुआ होगा, जो इलेटिव कंजंक्शन के बाद दिया हुआ होगा। जैसे कि सी वॉज फाउंड स्टीलिंग
एंड देयरफॉर शी वाज अरेस्टेड। वो क्या करती हुई मिली थी? चोरी करती हुई मिली थी, ठीक है, और इसलिए उस बात का रिजल्ट क्या निकला? फिर इसमें रिजल्ट जो है पीछे दिया गया है, शी वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो चोरी करती हुई मिली थी ना, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसको अरेस्ट कर लिया गया। ये हमारे 4 टाइप्स थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में जो है हम किसको शामिल करते हैं, क्या कहते हैं, किस प्रकार से इसको जानते हैं? As, because, since, if, though, although, that, before, after, till, until, unless, whether, less, as if, in case, so that, as long as soon as, which, when, और हम इसमें शामिल करते हैं where, why, how, as, though। इन सब को हम सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। और सुपोर्ट होता है, सुबॉर्डिनेट का मतलब सुपोर्ट होता है, यानी कि डिपेंड होना, एक चीज का दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड होना, उसमें जो है हम उस प्रकार की चीजों को या बातों को हम क्या कहते हैं? सुबॉर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। इसमें सुबॉर्डिनेट क्लोज भी होता है, ठीक है, और कोऑर्डिनेटिंग जो है कंजंक्शंस और सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी होती हैं। तो सुबॉर्डिनेट मतलब सपोर्ट की जरूरत है उस चीज को। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है सुबॉर्डिनेट क्लोज जो है वो प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पे क्लोज का भी मैटर कुछ ना कुछ जो है आ जाता है। अब क्लोज होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। एक तो सुबॉर्डिनेट क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, सॉरी, एक तो मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, अरे क्लोज हो गया प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज, दूसरा होता है सुबॉर्डिनेट क्लोज या फिर डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। ये दो नाम होते हैं ना, कंफ्यूजन की बात हो जाती है कई बार, ठीक है। कई बार हम बताना चाहते हैं कुछ और निकल जाता है कुछ, गड़बड़ भी हो जाती है कई बार। अब देखिए, अब सुबॉर्डिनेट का मतलब होता है डिपेंड होना, तो इसका मतलब इसको हम किस में यूज करते हैं? जो हमारा डिपेंडेंट या फिर जो सुबॉर्डिनेट क्लोज होता है उसके साथ हम इस कंजंक्शन को यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, भावना वॉज फाइंड एज सी केम लेट। भावना को फाइंड किया गया, ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज है। एज सी केम लेट ये हमारा सुबॉर्डिनेट क्लोज है, और इस ये सुबॉर्डिनेट क्लोज है तो इसमें हम सुबॉर्डिनेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। अब हम थोड़ा सा क्लोज की तरफ चले जाते हैं। जो हमारा सुबॉर्डिनेट क्लोज होता है या डिपेंडेंट क्लोज होता है उसमें किस कंजंक्शन का यूज किया जाता है? सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन का यूज किया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। वो कहते हैं ना, गांठ बांध लेना इस चीज की। फिर अब इसमें जो है सुबॉर्डिनेट प्रिंसिपल क्लोज और सुबॉर्डिनेट क्लोज मैं आपको बता चुका हूं कि किसको जो है हम कहते हैं, ठीक है। वैसे जनरली मैं ऐसे ही भी बता देता हूं आपको। जो हमारा प्रिंसिपल क्लोज होता है उसका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, जो हमारा सुबॉर्डिनेट क्लोज होता है उसका इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है, वो डिपेंड रहता है प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर। अब वापिस कंजंक्शन पे आ जाइए। काइंड्स ऑफ सुबॉर्डिनेटिव कंजंक्शंस टोटल कितने हैं? 8 हैं। देखिए, हमने क्या पढ़ा? कंजंक्शंस, कंजंक्शंस के 2 पार्ट, एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एक सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के 4 पार्ट, सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के 8 पार्ट। बस इतना ही आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट जो है 8 पार्ट्स देखते हैं अपने सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के। इसमें जो है कंजंक्शन ऑफ टाइम, subordinating conjunctions of time, cause or reason, result or consequence, purpose, condition, concession और contrast, comparison और extent और manner। ये 8 जो है टोटल हमारे पार्ट्स होते हैं subordinating conjunctions के। अब बारी बारी इनके बारे में जो है जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो चीज़ जैसे एडवर्ब में होता है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, सेम वही चीज जो है यहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है। कैसे? कंजंक्शन ऑफ टाइम की बात करते हैं। ये जो है एडवर्ब क्लोजेस ऑफ टाइम को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ऐसी कंजंक्शन का यूज किया जाएगा जो टाइम के बारे में बताएगी। कहने का मतलब ये है, जैसे बिफोर है, आफ्टर है, सिंस है, टिल, अनटिल, एज सून एज, व्हाइल, ये सब किसके बारे में बात करती हैं?
टाइम के बारे में, ठीक है। इसीलिए सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम जो है इनको कहते हैं। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, सी हैड डाइड बिफोर शी रीच्ड 25। वो जो है जा चुकी थी किस चीज से पहले, किस समय से पहले, जब तक कि वो 25 की होती, उस समय से पहले, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए किसी और कंजंक्शन का, आई विल लीव एज सुन एज यू कम। मैं जो है जल्दी निकल पड़ूंगा जैसे ही तुम जो है पहुंचोगे, ठीक है। जैसे ही, इस समय, यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी क्या निकल के आ रहा है, टाइम निकल के आ रहा है, तो इसलिए हम कंजंक्शन ऑफ टाइम जो है इसको हम कहते हैं। दूसरे नंबर पे कॉज या रीजन की बात करते हैं। इसमें रीजन या कॉज को डिनोट किया जाएगा, बिकॉज, सिंस, एज, ये सब जो है हमारे रीजन को भी डिनोट करते हैं। आई लव हर बिकॉज सी लव्स मी। अब मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्यों करता हूँ, क्योंकि वो भी मुझसे प्रेम करती है। ये रीजन बताया इसने। अगर वो नहीं करती होती तो ये भी नहीं करता होता स्टेटमेंट के हिसाब से, तो यही पता चल रहा है। ही विल गो देयर सिंस यू डिजायर इट। अब यहाँ पे क्या है कि वो वहां पे जाएगा, क्यों, क्योंकि आप जो है चाहते हैं, आपकी इच्छा है वहां पे जाने की, ठीक है। तो इसीलिए वो जो है वहां पे जा रहा है, वरना उसका कोई मन नहीं है। यही इससे कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तीसरा जो टाइप है रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस का है। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, किसी भी रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, दैट की बात करते हैं। ही वॉज सो इंटेलिजेंट। वो जो है बहुत इंटेलिजेंट है। दैट ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। उस बात का रिजल्ट क्या निकला कि वो इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट है, इस बात का रिजल्ट क्या निकला, इस बात का रिजल्ट ये निकला कि उसने जो है फर्स्ट प्राइज जो है जीता। कंजंक्शन ऑफ पर्पस, इसको हम जो है इसमें क्या करते हैं, किसी भी पर्पस को बताते हैं। जैसे कि सो दैट वाले को देखिए, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। वो जो है कठिन मेहनत किया उसने, क्यों किया उसने कठिन मेहनत, क्यों, क्योंकि वो पास हो सके, इसलिए उसने कठिन मेहनत किया, ठीक है। दैट वाला देखिए, वी ईट दैट वी मे लिव। हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मतलब क्या है, ताकि हम जिंदा रह सकें, इसलिए हम खाते हैं। तो हम क्या करते हैं, दैट, सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, ये हमारे कंजंक्शन ऑफ पर्पस होते हैं, या आप पूरा कहें तो सुबॉर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ जो है पर्पस, ये हमारे होते हैं। फिफ्थ टाइप की बात करेंगे तो कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन का पता चलता है, इफ, एज, इफ, अनलेस, या फिर प्रोवाइडेड दैट, ये सब जो है हमारे कंजंक्शंस होते हैं जो हमारे कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। कैसे, जैसे कि ही विल डिसमिस यू, वो आपको डिसमिस कर देगा, यदि, इफ यू आर लेट अगेन, अगर आप दोबारा लेट आए तो। ये कंडीशन है, अगर दोबारा लेट आया तो उसका आपको ये जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ही कैन नॉट बी पार्डन्ड अनलेस ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट। उसको जो है माफ नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको माफ नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने कन्फेस कर लिया उसकी गलती। या उसको माफ भी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, कैन नॉट है ना। तो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे यहाँ पे कंजंक्शन के ऊपर फोकस करना इंपॉर्टेंट है। क्या है कि उसने जो है कन्फेस कर लिया है, ठीक है, उसने क्या कर लिया है, कन्फेस कर लिया है, ये कंडीशन बताई है उसने, ठीक है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट, जो कि कंट्रास्ट या फिर कंसेशन के बारे में बात करेगा, जिसमें हमें कंजंक्शंस जो है हमारे 3-4 हैं जो बताते हैं। ऑल्दो हो गया, दो हो गया, हाउ एवर हो गया, ठीक है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज पुअर। वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, जबकि वो क्या है, एक गरीब आदमी है, ठीक है। वो गरीब आदमी होते हुए भी बहुत ज्यादा ईमानदार पर्सन है। दो है, ही इज नॉट कॉन्टेंटेड दो ही इज पुअर। वो जो है कभी भी कॉन्टेंट नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसके अंदर एक ईमानदारी का गुण है, हालांकि वो पुअर पर्सन है, एक गरीब व्यक्ति है, ठीक है। तो हाउ एवर का देख लीजिए, ही विल नेवर पास, वो कभी भी पास नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता, हाउ एवर हार्ड, हाउ एवर हार्ड ही में ट्राई, उसने बहुत जो है ट्राई तो किया, बट वो मुझे नहीं लगता कि वो पास जो है हो सकता है ना। तो एक दूसरे के जो है कंट्रास्ट में बात कर रहा है, या कंसेशन में एक दूसरे के बात कर रहा है। बात करते हैं सुबॉर्डिनेटिव कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन की। इसमें कंपैरिजन करेगा, चाहे वो देन के साथ करे, चाहे एज के साथ करे, ठीक है। ही इज एज क्लेवर एज आई।
और इसमें क्या कर दिया इसने, ही और आई के बीच में जो है क्या कर दिया इसने, हमारा जो है क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चलो मैं एक बात बता देता हूँ, एक बात आपसे पूछ लेता हूँ। यहाँ पे दो एज लिखे हुए हैं, क्लियर है, दोनों एज को आप कंजंक्शंस में भी जो है काउंट करते हैं, क्लियर है, बट ओरिजिनल कंजंक्शन हमारा ये वाला है, लास्ट वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपने, ठीक है। शायद मैं इस चैनल पे कई बार बता चुका हूँ, और पहला जो स्किल IQ एजुकेशन था उस पे तो मैं बहुत ज़्यादा बार इस बात को बता चुका हूँ, ठीक है। लास्ट कंजंक्शन की बात करते हैं, एक्सटेंट और मैनर की बात करते हैं हम इसमें, ठीक है। और एज हो गया, अकॉर्डिंग एज हो गया, जैसे कि मैन विल रैप एज दे शो, है ना, वो जो है मैन जो है रैप कर सकते हैं, जैसे कि उनके देखने से पता चलता है ना, उनके जानने से पता चलता है, ठीक है। तो मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि शो का मतलब क्या होता है, दो क्वेश्चंस लगातार। अकॉर्डिंग एज का मतलब क्या होता है, ही चोज द कंडीशंस अकॉर्डिंग एज दे वर फिट, मतलब वो कंडीशंस चूज करेंगे, किस हिसाब से कंडीशन चूज करेंगे, कौन से तरीके से कंडीशन चूज करेंगे, जैसे ही ऐसी कंडीशंस को चूज करेंगे वो, जिसमें वो क्या करते होंगे, अपने आप को वो फिट पाते होंगे, या फिट देख रहे थे वो अपने आप को, उस प्रकार की कंडीशंस को वो क्या करेंगे, चूज करेंगे, ठीक है। नोट में दिया गया पॉइंट नंबर फर्स्ट करके, टिल, सिंस, फॉर, आफ्टर, बट, बिफोर, इन सब को हम प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस के रूप में यूज करते हैं। देखिए इनको हम प्रेपोजिशंस भी मानते हैं और इनको हम कंजंक्शंस भी मानते हैं। फिर हमारा क्या आता है, देखिए यहाँ तक हमारे 8 जो है पार्ट्स जो है कवर हैं, और इसमें आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं इनका, कि किस तरीके से हम इन वर्ड्स को कंजंक्शंस में जानते हैं और किस तरीके से हम इनको अपने प्रेपोजिशंस में जानते हैं। स्टे टिल फ्राइडे, अब यहाँ पे स्टे टिल जो यूज किया गया है ये हमारा प्रेपोजिशन के रूप में यूज है, बट इसी सेंटेंस, इसी चीज को आई शैल स्टे हियर टिल यू रिटर्न, अब यहाँ पे जो है यू रिटर्न और आई शैल स्टे हियर, इन दोनों चीजों को इसने क्या किया है, जोड़ दिया है, इन दोनों सेंटेंसेस को इसने जोड़ दिया है, तो इसलिए ये यहाँ पे कंजंक्शन है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है हमें, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर बात करते हैं इन ऑर्डर दैट, ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ, सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, एज दो, इन एज मच एज, इन एज वेल एज सून एज इफ, इनको हम कंपाउंड कंजंक्शंस कहते हैं। इनको कंपाउंड कंजंक्शंस क्यों कहते हैं, एक चीज ध्यान रखिए, एक चीज आई थी कंपाउंड नाउन, उसमें क्या था, जैसे मैंने लिख दिया ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ लिख दिया, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या है, एक दो तीन, तीन इसमें वर्ड आए, तो इनको हमने इकट्ठा कर दिया, मतलब इसके क्या बनते हैं, एक, ठीक है, ठीक है। इसको हम क्या कहते थे, कंपाउंड नाउन कहते थे। इसमें भी देखिए प्रत्येक कंजंक्शंस में आपको दो से ज्यादा या दो जो है आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे, इसीलिए इनको भी कंपाउंड कंजंक्शंस हम कहते हैं। अब यूज ऑफ कंपाउंड कंजंक्शंस भी देखना पड़ेगा, ये तो जरूरी हो जाता है, यूज ऑफ कंपाउंड कंजंक्शंस भी देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लास्ट पार्ट जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ कंजंक्शंस, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले यूज ऑफ कंपाउंड कंजंक्शंस का। सेंटेंसेस ही दे रखे हैं बस, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, फिर भी अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे 2-3 मिनट का, या उससे भी समझ में नहीं आएगा तो हम बोर्ड पे जाके बनाएंगे, कोशिश करेंगे आपको समझाने की, ठीक है, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड कंजंक्शंस है इन ऑर्डर दैट द नोटिस वॉज पब्लिश्ड, इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द फैक्ट्स, on condition that the principal will forgive him, on condition that he does not repeat the offense। देखिए दो सेंटेंसेस दो कंजंक्शंस के साथ मैंने पढ़े, दूसरे वाला सेंटेंस देखिए ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पर कि,
इस शर्त पर कि, इस शर्त पर कि प्रिंसिपल ने जो है उसको माफ कर देगा, उसको प्रिंसिपल सर माफ कर देंगे। कौन सी बात पे? कि वो उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करेगा, वो उस गलती को दोबारा नहीं करेगा। इस बात का प्रॉमिस दे दे भाई, तेरे को है ना माफ कर दिया जाएगा, तेरे को कोई भी जो है दिक्कत नहीं होगी, या तेरे को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। इस तरीके की गलती दोबारा नहीं करेगा, इस बात का प्रॉमिस दे दे। तो ऑन कंडीशन दैट, ये हमारी पूरी की पूरी कंजंक्शन होगी। हम इसको ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे दैट कंडीशन है, सॉरी कंजंक्शन है। यहाँ पे ऑन कंडीशन दैट, ये पूरा का पूरा जो है कंजंक्शन का जो है हमारा पार्ट होगा। फिर हम बात करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस की। कोरिलेटिव कंजंक्शन एक तीसरा टाइप होता है कंजंक्शंस का, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग, सुबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव, ठीक है। तीन पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं दो, सुबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस और जो है हमारा कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। और ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो है तीसरा पार्ट जो है यहाँ पे होता है। आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, उन्हीं में से कुछ ना कुछ जो है इसमें आते हैं। ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की श्रेणी में आते हैं, ये इन्होंने लिख भी दिया है। इसीलिए मैंने आपको ये कहा था कि जो कंजंक्शंस है हमारा उसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। तीन टाइप्स नहीं होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। इसीलिए हम जो है नाम जरूर ध्यान रखते हैं हम इसका, कोरिलेटिव कंजंक्शंस का। कोरिलेटिव कंजंक्शंस को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ये कुछ 10 पॉइंट्स इसने बताए हैं। जैसे एक नाउन से दूसरे नाउन या प्रोनाउन से, एक प्रोनाउन से दूसरे प्रोनाउन या नाउन से जोड़ना है, एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से जोड़ना है, एक वर्ब को दूसरी वर्ब से जोड़ना है, एक एडवर्ब को दूसरे एडवर्ब से जोड़ना है, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ना है, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ना है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से जोड़ना है, या फिर एक कॉम्प्लीमेंट को दूसरे कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना है। इन सब सिचुएशंस के लिए हम जो है सारी कंजंक्शंस को यूज करते हैं, ठीक है। मेन बात तो है ये, इन सब चीज़ों के लिए हम सारी ही कंजंक्शंस को यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसका कोई खास जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जो है इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की जो कैटेगरी है उसमें डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, आप इसे बताया गया है कि आइदर और कंजंक्शन का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट में या पार्ट नंबर 1 में जो है देख ही चुके होंगे कि उनके मीनिंग्स जो है क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनको थोड़ा बहुत जो है उनके बारे में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हम यूज देखने वाले हैं उनका, कंजंक्शंस का। तो दो में से कोई एक की बात करते हैं, आइदर और जब इकट्ठा यूज किया जाता है तो हम जो है आइदर के बाद और को यूज करते हैं। ये जो है जो सीक्वेंस इन्होंने बताया है, इसी सीक्वेंस के हिसाब से हम इनको यूज करते हैं। जैसे कि ही इज आइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जो हमारा और होता है इसके पहले और बाद जो चीज यूज की जाती है, इसके पहले और बाद में, जैसे कि यहाँ पे इंटेलिजेंट पहले और ऑनेस्ट बाद में, ये जो चीज यूज की गई है, सबसे पहली बात तो ये एडजेक्टिव यूज किए गए हैं, ठीक है। 100% वहां पे 100 नहीं तो 99% जो है आपको एडजेक्टिव मिलने वाला है, यानी कि कोई भी क्वालिटी जो है मिलने वाली है किसी भी चीज या किसी भी पर्सन से रिलेटेड, ठीक है। अब उसमें से जैसा कि दो में से कोई एक, अब एक इधर चीज है और दूसरी इधर चीज है, इन दोनों में से कोई एक ही हो सकती है वो चीज। अब देखिए यहाँ पे ही इज आइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट। अब वो जो ये ही है ना, वो या तो इंटेलिजेंट हो सकता है या ऑनेस्ट हो सकता है, इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात है नाइदर और नोर, दोनों में से कोई भी नहीं। आइदर और दोनों में से एक, और नाइदर और नोर होता है दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर और नोर में नाइदर के बाद ही हम जो है नोर को यूज करते हैं। जैसे माई ब्रदर इज नाइदर गुड और नोर वाइज, जो मेरा भाई है वो ना तो अच्छा है और ना ही वो बुद्धिमान है या वॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट है बोथ और एंड। और भी इसकी सेंस होती है हिंदी में, बोथ के बाद ही हम एंड को यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या है, वर्षा इज बोथ टॉल एंड ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे बोथ में क्या हो जाता है, दोनों, या टॉल भी है और ब्यूटीफुल भी है, कौन, वर्षा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल ही नहीं की सेंस में इसको यूज करते हैं, केवल ही नहीं बल्कि, ठीक है। तो नॉट ओनली के बाद जो है बट ऑल्सो को यूज करते हैं,
ही इज नॉट ओनली फुलिश, वो केवल फुलिश ही नहीं बल्कि मैड भी है, बट ऑल्सो मैड, है ना, कि वो मूर्ख ही नहीं, वो तो बेवकूफ भी है, पागल भी है, एक तरीके से ये बात कहने की कोशिश कर रही हैं। नोट आइदर के बाद हम और को यूज करते हैं, नोर को यूज नहीं करते हैं। सी इज नोट आइदर टोल और ब्यूटीफुल, वो केवल जो है ब्यूटीफुल लंबी ही नहीं है बल्कि ब्यूटीफुल भी है, ये दोनों क्वालिटीज उसके अंदर हैं। ठीक है, कि यहाँ पे नोट लगा दिया ना, इसलिए डबल नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव में जो है वो कन्वर्ट हो गया है। आइदर और से हमें दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए और के बाद भी हमें और का यूज करना पड़ सकता है, यानी कि आइदर और में जितने भी वर्ड्स को हम जोड़ना चाहेंगे हम और उनके साथ लगाते जाएंगे। जैसे कि हिज beloved gave him either a watch or a pen or a mobile। अब यहाँ पे दो और लगा के जो है एक मोबाइल को जोड़ने के लिए एक और लगा दिया, और यहाँ पे और भी और लग सकते हैं जब भी और चीजों का जिक्र या और शब्दों को इसके साथ जो है ऐड किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं और का, ठीक है, सेवंथ की बात करते हैं। जब हम नाइदर नोर की बात करते हैं और नाइदर नोर में आइदर और में और के साथ हम चीज़ों को जोड़ेंगे, नाइदर नोर में हम नोर के साथ चीज़ों को जोड़ेंगे। जैसे कि हर लवर इज नाइदर इंटेलिजेंट नोर लेबोरियस नोर ऑनेस्ट, उसका जो लवर है वो ना तो इंटेलिजेंट है, ना लेबोरियस है, ना ऑनेस्ट है, उसमें कुछ भी नहीं है। मेन चीज़ हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, मेन चीज़ हम यहाँ पे जो है देख रहे थे कि हमारा जो नाइदर के साथ जो है हम नोर के साथ हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जितने भी नाइदर होगा तो हम नाइदर होगा तो हम नोर के साथ सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, अगर आइदर होगा तो हम जो है क्या करेंगे, और के साथ सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। एट्थ पॉइंट क्या कहता है, वो कहता है कि ऑल्दो या दो के बाद यट यूज होता है बट नहीं होता। इसके साथ जो भी क्लोज यूज होगा उसके लास्ट में कोमा जो है यूज होने पर जो है यट भी यूज नहीं होगा। अगर कोमा हो गया लास्ट में क्लोज के यूज तो हमें यट भी यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ऑल दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट, ये हो सकता है कि कोमा अगर यूज कर लिया तो यट यूज कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। कोमा यूज कर लिया तो यट यूज कर सकते हैं, अगर कोमा यूज कर लिया तो यट को आप छोड़ भी सकते हैं, कोई एरर यहाँ पे नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि यट लगा भी सकते हैं और ना भी लगा सकते हैं। अगर कोमा लगा दिया तो कोमा रहेगा ही रहेगा, रख लीजिए आप कोमा को, ठीक है। यट लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है, नहीं लगाना चाहें तो फिर भी सेंटेंस में एरर नहीं है। फिर है इफ देन को यूज करते हैं, ठीक है। इफ के साथ दैट या देन यूज नहीं करते हैं, यानी कि THEN वाला देन यूज करते हैं। THAN जो कि कंपैरेटिव डिग्री जब आती है उस समय पर यूज किया जाने वाला देन है, या फिर दैट, इन दोनों को हम कभी भी यूज नहीं करते हैं इफ के साथ, ठीक है। इफ के साथ हम किसको यूज करते हैं, THEN वाले देन को यूज करते हैं। जैसे कि इफ यू कम हियर देन आई विल टीच यू, ठीक है। तो यहाँ पे इफ आ गया तो देन जो है हमारा THEN वाला देन होगा, ठीक है। देन के अलावा सिर्फ कोमा भी यूज किया जा सकता है। इफ यू कम हियर कोमा आई विल टीच यू, ठीक है। देन लगाने की भी जरूरत नहीं है जब इफ की बात की जा रही हो तब। हार्डली व्हेन और बिफोर और स्केर्सली व्हेन और बिफोर मुश्किल से या कठिनता से की सेंस में यूज किए जाते हैं। हार्डली और स्केर्सली के बाद THEN दोनों देन या फिर दैट को यूज नहीं करते हैं। हार्डली या स्केर्सली हैड रीच्ड द स्कूल व्हेन या फिर बिफोर इट बिगैन टू रेन। कहने का मतलब क्या है कि हमें वहां पे हार्डली और स्केर्सली के साथ जो है हम जो है किसी को यूज नहीं करेंगे, देन या दूसरे वाला देन या दैट को यूज नहीं करेंगे, हम जो है अपने व्हेन या फिर बिफोर से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
11th जो रूल है वो क्या कहता है, नो सूनर देन, जो ही त्यों ही के सेंस में हम इसको यूज करते हैं, और नो सूनर के बाद हम देन का यूज करते हैं, ठीक है, किसी और कंजंक्शन का नहीं। जैसे कि नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्चर्ड, ठीक है, यानी कि जैसे ही मैं या जो ही मैं स्टेशन पे पहुंचा उसी समय या त्यों ही जो है गाड़ी चल पड़ी। डिपार्चर में गाड़ियों की ट्रेन्स जब चलती हैं ना, तो उस समय पर उनके चलने के लिए डिपार्चर, निकल पड़ने के लिए, ठीक है, डिपार्चर वर्ड का यूज किया जाता है, नाउन के रूप में लगा लीजिए या वर्ब के रूप में ज्यादातर। एज या एज, इतना जितना या उतना जितना के सेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। भावना इज एज ब्यूटीफुल एज ही सेज, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने यूज कर दिया। और जो हमारे एज, एज, सो, एज होते हैं, इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है, ठीक है। श्वेता इज नॉट इंटेलिजेंट एज प्रभा, है ना, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में हमने एज को अपने को यूज कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं 13th की, सो एज, इतना जितना, उतना जितना, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इसको यूज करते हैं। सो एज को नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। एज सो को हम जो है जैसा वैसा के सेंस में यूज करते हैं। एज यू डू सो यू गेट, जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम भरोगे भाई, जैसा तुम करते हो वैसा ही तुम भरते हो, ठीक है, जैसा करोगे वैसा तो मिलेगा ही। सो दैट, इतना की, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में सो दैट को हम यूज करते हैं। सो के और दैट के बीच में जो है वही आता है, अपनी एक पॉजिटिव डिग्री जो है जरूर हमें देखने को मिलती है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यहाँ पे वीक जो है हमारी एक तरीके से एडजेक्टिव है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो है यूज किया जाता है, लेकिन मीनिंग इसका नेगेटिव जो है निकलता है, ठीक है। नेगेटिव में भी वैसे यूज कर लेते हैं, जी हाँ बिल्कुल, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में इसने कहा है यूज करते हैं। वेदर और की या की सेंस में हम यूज करते हैं वेदर या और को, जैसे कि द बॉय डज नॉट नो वेदर ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट, जो लड़का है ना वो एग्जाम दे के तो आ गया है, बट वो जानता नहीं है, वो खुद, उसको खुद कोई नहीं पता, उसने एग्जाम तो दे दिए बट वो जानता नहीं है कि वो एग्जाम्स को क्लियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। सच एज, ऐसा जो, ऐसा जिसे, ऐसा जिसको, ऐसी जो, ऐसी जिसे, ऐसी जिसको, इन सभी सेंसेस में सच एज को यूज करते हैं हम। जैसे कि सच अ बॉय एज आई नो ही इज एट द पार्टी, सच अ बॉय, इसी जैसा लड़का, है ना, जैसा ये लड़का है इसी के जैसा लड़का। सच अ बॉय एज आई नो, जिसको मैं जानता हूं, इज एट द पार्टी, वो पार्टी में है ना, ऐसा ही एक लड़का है जिसको मैं जानता हूं, वो इस पार्टी में है। तो इस तरीके से हम जो है सच एज को यूज करते हैं। सच दैट को किस किस सेंसेस में हम यूज करते हैं, उसको हम ऐसा की, ऐसी की सेंस में यूज करते हैं, और इस केस में दैट के बाद जो है हम जो क्लोज रिजल्ट होता है, यानी कि जो भी परिणाम निकलता है उसको हम बताते हैं। दैट के बाद तो हमेशा रिजल्ट ही बताते हैं हम, जैसे कि इट वॉज सच ए कोल्ड नाइट, वो जो है बहुत ज़्यादा ठंडी रात थी। दैट कि आई स्टॉप्ड राइटिंग, वो इतनी ठंडी रात थी कि मैंने है ना लिखना भी बंद कर दिया था। इसका मतलब क्या है कि हाथों को लिखने में भी परेशानी हो रही थी, कोई और काम करने में तो होनी ही होनी थी। सच दैट, ऐसा की सेंस में यूज करते हैं। यहाँ पे सच दैट के बीच में कुछ ना कुछ जरूर आता है, अ कोल्ड नाइट आया इसके बीच में, बट यहाँ पे सच दैट को इकट्ठा यूज करते हैं एक ही जगह पे, ऐसा की सेंस में। जैसे कि हिज स्पीच वॉज सच दैट एवरीवन लाइक्ड हिम, उसका जो भाषण था, उसकी जो स्पीच थी, वो ऐसी स्पीच थी कि उसको है ना हर कोई, एवरीवन, हर कोई जो भी वहां पे प्रेजेंट था वो जो है पसंद करता था, उसकी ऐसी स्पीच थी उसकी, ठीक है। बिटवीन के बाद हम एंड को यूज करते हैं कंजंक्शन के रूप में, और टू प्रेपोजिशन को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नहीं वाली तो मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता ताकि वो दिमाग में ही ना सेट हो। कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 10 AM एंड
6 PM। अब इस प्रकार के सिचुएशन में या ऐसी सिचुएशन में आपने AM टू PM टू का यूज आपने खूब देखा होगा, ठीक है। देखते हैं, बट जब बिटवीन का यूज करते हैं तो हम उस समय पर एंड का यूज करते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। पर्टिकुलरली एंडिंग और जो ओपनिंग जो टाइम होता है उसको दिखाने के लिए। एल्स को हम यूज करते हैं अन्य, परंतु, नहीं तो, अन्यथा की सेंस में, ठीक है। और इसके बाद हम किसका यूज करते हैं, बट का यूज करते हैं, और इसके जस्ट बाद हम बट का यूज करते हैं इस प्रकार की सिचुएशन में। ही वॉन्ट्स नथिंग एल्स, वो कुछ नहीं चाहता, नथिंग एल्स कुछ नहीं चाहता, बट क्या चाहता है, टू गो टू बेड, वो तो भाई सोना चाहता है, वो कुछ नहीं चाहता, उसको तो सोना है अभी। एल्स बट, ठीक है। नोट बट बल्कि की सेंस में यूज करते हैं। ही डज नॉट लाइक प्रीति बट नीलू, वो जो है प्रीति को पसंद नहीं करता, परंतु वो नीलू को पसंद करता है, यहाँ पे ये कहने का मतलब है। नोट और नेवर के बाद हम और को यूज करते हैं, नोर को नहीं यूज करते, और नोट और नेवर नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, इसीलिए हम नोर को यूज नहीं करते हैं। जैसे कि ही डिड नॉट फोन और राइट टू हिज फादर, उसने ना तो अपने पिताजी को फोन किया और जो है ना ही उसने अपने जो पिताजी हैं उनको कुछ लिखा, ना तो उन्होंने कॉल किया, ना उन्होंने लिखित रूप में कुछ ना कुछ संदेश अपने पिताजी के लिए भेजा या दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वर्ड का यूज यहाँ पे कर लिया, बट यहाँ पे हम जो है नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि नोर और नेवर जो है हमारा ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग रखता है, और नेगेटिव ये हमारा शुरुआत में ही हम बता चुके हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज हो गई, गलत बता दिया मैंने, ये तो सही ध्यान में रह गया, नहीं तो फिर बाद में आप कमेंट में लिखते। देखिए, उसने ना फोन नहीं किया बट लिखा, उसने लिख के संदेश दिया अपने पिताजी को, सही बात है, ठीक है। ये नोर देखने के बाद ध्यान में आई ये बात। तो क्या है, उसने है ना अपने पिताजी को कॉल नहीं किया, उसने है ना लिख के अपने पिताजी को संदेश दिया, ठीक है। ये कई बार हो जाती हैं इस तरीके की चीजें, ध्यान में रखनी चाहिए हमें, कोई बात नहीं। देखिए, एज इफ और एज दो, इसको हम मानो की सेंस में यूज करते हैं और टेंस में प्रेजेंट में यूज करते हैं। जैसे कि सी लुक्स एज इफ या एज दो सी इज अ हीरोइन, वो अपने आप को ऐसे मानती है या वो ऐसे दिखती है, आप ये कहेंगे कि वो ऐसे दिखती है जैसे कि कोई हीरोइन हो, मतलब वो एटीट्यूड हो सकता है हीरोइन वाला, फिजिकली अपीयरेंस हो सकती है हीरोइन वाली, किसी भी तरीके से ये कहने का मतलब हो उसका, ठीक है। उसके बाद एज इफ या एज दो असंभव चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में जो है यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स जो है हमें बताए गए हैं, सेंटेंस आएंगे तभी जो है बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि 3 सेंटेंस दिए हैं स्ट्रक्चर बता के, सी टॉक्स एज इफ या फिर एज दो सी वर ए क्वीन, वो ऐसे बात करती है जैसे कि वो एक रानी थी, वो ऐसे बात करती है जैसे कि वो एक रानी थी। यू स्पीक एज इफ एज दो यू नो मी, आप मुझसे ऐसे बात कर रहे थे, या आप मुझसे ऐसे बात करते हैं, या आपने मुझसे ऐसे बात की जैसे कि आप मुझे जानते थे। ही टॉक्स टू मी एज इफ या एज दो ही हैड लिव्ड इन इंग्लैंड, वो मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो इंग्लैंड में रहता हो, है ना, मतलब इंग्लिश उस तरीके की थी, या लैंग्वेज या जो भी उसका बात बर्ताव जो है उसी तरीके का था। 25th जो बात है उसकी बात करते हैं। इवन इफ को हम यूज करते हैं कंजंक्शन के रूप में, और इसका मीनिंग होता है चाहे। आई विल नॉट चीट द स्टूडेंट्स इवन इफ आई एम हैंग्ड, मैं स्टूडेंट्स को कभी भी चीट नहीं करूंगा चाहे मुझे फांसी क्यों ना टूटना पड़ जाए। ये वही स्किल IQ का भी एक तरीके से मोटो ही मान सकते हैं आप, ठीक है। डाउट के बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इफ और वेदर का यूज करते हैं, जबकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डाउट के बाद हम दैट का यूज करते हैं। ही डाउट्स इफ और वेदर मनीषा विल मैरी हिम, उसको संदेह है, शक है, डाउट है कि मनीषा उसके साथ शादी करेगी या नहीं करेगी, उसको डाउट है अभी, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, ही डाउट्स दैट, अब यहाँ पे इफ और वेदर आया क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव था। यहाँ पे दैट आया क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। और
वहां पे भी दैट आएगा अगर वो सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे डाउटफुल के बाद भी जो है कि क्या होता है, डाउटफुल के बाद भी अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ और वेदर का यूज करते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डाउटफुल के बाद भी हम दैट का ही यूज करते हैं। डाउटफुल जो है एक तरीके से एक एडजेक्टिव वर्ड बन जाता है डाउट से ही। ठीक है, डाउट ही इसका रूट जो है वर्ड होता है। उसके बाद है द रीजन वर्ड। ठीक है, द रीजन के बाद या द रीजन को हम किसी भी सेंटेंस में लिख रहे हैं तो इसके बाद हम दैट यूज करते हैं। ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, बिकॉज, ऑन अकाउंट ऑफ, इन सब बातों का यूज या इन सब फ्रेजेस का यूज जो है हम नहीं करते हैं द रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि दिस इज द रीजन दैट, दिस इज द रीजन दैट ही इज नॉट अपीयरिंग एट एग्जामिनेशन, ये कारण था कि वो एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस इज द रीजन, द रीजन के बाद हम दैट को यूज करते हैं, उस रीजन को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद द रीजन वाई के बाद भी हम दैट को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि द रीजन वाई आई डोंट लव हर इज दैट, वो रीजन ये है कि, इस दैट के बाद हमें उस रीजन का पता चलेगा। सी हैज बिट्रेड माई फ्रेंड, बिकॉज उसने जो है मेरे फ्रेंड को बिट्रे किया था, धोखा जो है दिया था। बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में टेल, विश, सजेस्ट, स्ट्रेट, रिपोर्ट, प्री, नोटिस, इन्फॉर्म, लर्न, मेंटेन, होल्ड, फॉरगेट, फाइंड, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, डिस्कवर, confirm, conceive, complain, admit, agree, answer, announce, argue, assure, claim, calculate, ये सब verbs हैं। जब ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आती हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम इनके बाद दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। देखिए ये ऐसे वर्ब्स जो है कभी भी ध्यान में नहीं रहती हैं, वो चांस होता है उस समय पर याद रह जाती हैं बट ध्यान में नहीं रहती हैं ज़्यादातर ऐसे ही। ठीक है, इसी तरीके की बात जो है यहाँ पे भी बताई गई है। 29th जो पार्ट है उसकी बात करता हूँ मैं यहाँ पे। कुछ नाउन्स या एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके बाद हम ऑटोमेटिकली दैट का यूज करते हैं। विश हो गया, एडवाइस हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, एग्रीमेंट हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, सर्टन हो गया। इसी प्रकार से ये एडजेक्टिव्स भी नीचे दिए गए हैं, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा सबसे बेहतर बात होगी कि आपके पास बुक होनी चाहिए। फिर बात करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब टू बी, दैट और क्लोज। और वो क्लोज कौन सा होगा, जो कि कॉम्प्लीमेंट होगा अपने जो प्रिंसिपल क्लोज है उसका। ठीक है, उस समय पर हम इन दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, कंजंक्शन के रूप में अपनी दैट का यूज करते हैं। योर एम इज दैट, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब टू बी आ गया, उसके बाद दैट आ गया। यू विल कंप्लीट, यू विल कम्पीट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आपका एम है कि आप जो है कम्पीट करना चाहते हैं या करेंगे, आप जो है कम्पीट जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं या कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद दैट को हम कंजंक्शन के रूप में के उद्देश्य से या फिर ताकि के सेंस में यूज करते हैं। जैसे योर एल्डर ब्रदर वर्कड हार्ड दैट ही माइट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो आपका भाई है, बड़ा भाई है जो, उसने कठिन मेहनत की ताकि वो जो है सक्सेस प्राप्त कर सके एग्जामिनेशंस में। और अदर और रादर के बाद हम देन को यूज करते हैं। ये तो भूलने की भी बात नहीं है, कई चीजें ऐसी होती हैं जैसे पीछे वो नाउन्स और एडजेक्टिव्स आए थे, वो वर्ब्स आई थी कि वहां पे हम दैट का यूज करते हैं। ऐसी चीजें ध्यान में नहीं रहती हैं, ऑनेस्टली ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। बट क्या होता है कि इस तरीके की चीजें अदर और रादर के बाद तो देन आता ही आता है, आप इस चीज को तो कभी भी भूले ही नहीं है। ठीक है, अदर के साथ देन आता है वो चीज भूल जाएंगे, बट आप जो है रादर के बाद देन आता है वो चीज कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है,
इसीलिए मैं इसके एग्जाम्पल को भी नहीं पढ़ रहा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री होती है, उसके एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद हम देन को यूज करते हैं, और उसका जो देन होता है उसके बाद हम ज्यादातर जो है ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है, और वहां पे सब्जेक्टिव भी हमें कई बार देखने को मिलता है। मोर और लेस के बाद मोर और लेस को जब हम एडवर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, या जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि सी इज मोर ब्यूटीफुल देन वीना, तो हम क्या कर रहे हैं, एडवर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं किसको, मोर और लेस को, क्योंकि मोर और लेस से हम बहुत सारे एडजेक्टिव्स के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो जब भी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के रूप में मोर और लेस को लिखते हैं तो हम उनको किसके रूप में यूज कर रहे हैं, एडवर्ब के रूप में, ठीक है। मोर और लेस को एडजेक्टिव के रूप में नाउन के पहले यूज करते हैं, ठीक है। ये मोर और लेस को पहचानने का तरीका है कि आप उसका पार्ट ऑफ स्पीच कैसे जानेंगे कि ये मोर और लेस जो है दो ही हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है और एडवर्ब हो सकता है। मैंने आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से बताया कि कैसे होते हैं। उसके बाद है एडजेक्टिव या एडवर्ब में से एक मिलेगा, दो मिलेगा, या एज इनमें से एक मिलेगा, फिर कोई क्लोज मिलेगा। इसको हम एम्फेसाइज करने के लिए यानी कि दबाव या जोर डालने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्राइड दो एज ही वॉज, उसने टायर्ड था, सॉरी, वो टायर्ड था, ही डिड नॉट स्टॉप वर्किंग। देखिए वो यद्यपि वो टायर्ड था, चूंकि वो थका हुआ था, है ना, और फिर भी उसने अपना काम जो है रोका नहीं, फिर भी वो अपना काम करता रहा था, है ना। तो ये चीज है, ये जो है 34 जो बातें हैं वो कुछ रूल्स थे, पर्टिकुलरली कुछ कंजंक्शंस को लेके कि किस प्रकार से हम अपने कंजंक्शंस को जो है यूज करते हैं। अब बात करते हैं करेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शंस। कुछ कंजंक्शंस का करेक्ट यूज बताया गया है, देख लेते हैं क्या बताया है इन्होंने। टिल, अनटिल और अनलेस। टिल को हम कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं अप टू द टाइम व्हेन, जिस समय तक की हम बात कर रहे हैं उस समय तक की सेंस में हम टिल को यूज करते हैं एक कंजंक्शन के रूप में। फिर टिल को हम प्रेपोजिशन के रूप में भी यूज करते हैं अप टू द टाइम ऑफ, जब तक का कोई टाइम दिया गया है, कोई टाइम पीरियड तक की बात की गई है, उस समय पर हम उसको प्रेपोजिशन के रूप में यूज करते हैं। यानी कि कंफ्यूजन को दूर करते हुए मैं आपको बताना अगर चाहूं सिंपल सी बात, आसान सी भाषा में, तो हमारा टिल जो है कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दो चीजों में से एक ही होता है। फिर हम अनटिल की बात करते हैं, वो भी प्रेपोजिशन या कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाता है जब भी किसी दिए हुए नियत समय तक की बात की जाती है। टिल या अनटिल को हम कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं एक टाइम को डिनोट कराने के लिए। अनटिल जो है नेगेटिव मीनिंग रखता है, तो इसके साथ हमें नोट का यूज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अनटिल जो है खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है या मीनिंग जो है रखता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल वेट अनटिल या टिल यू कम, मैं उस समय तक वेट करूंगा जब तक आप नहीं आएंगे। अनलेस की बात करते हैं। अनलेस जो है इसको कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं, इसका मतलब होता है अगर नहीं या यदि नहीं, ये भी नेगेटिव मीनिंग रखता है और कंडीशन को बताता है, किसी भी कंडीशन को एक्सप्रेस करता है। अनलेस यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम अनलेस यू आर टिमाइड, है ना। तो क्या है कि आपको है ना अपना जो समय है ना वो बर्बाद नहीं करना चाहिए अगर तुम डरते नहीं हो किसी चीज से। टिमाइड का मतलब होता है डरपोक, कायर, ठीक है। अगर तुम डरते ही नहीं हो तो तुम्हें अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। दे कैन नॉट अप्लाई अनलेस दे आर पोस्ट ग्रेजुएट, वो अप्लाई ही नहीं करते हैं, वो अप्लाई ही नहीं करते हैं, ठीक है। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो वो अप्लाई क्यों नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अनलेस जो है हमारा एक नेगेटिव मीनिंग जो है एक तरीके से रखता है, और इसको हम अगर नहीं या यदि नहीं की जो है सेंस में हम इसको यूज करते हैं। अब अनटिल और अनलेस में डिफरेंस क्या है। अनटिल जो है हमारा वो टाइम के बारे में बताता है, ठीक है, समय को डिनोट करता है, टाइम को।
और अनलेस जो है हमारा किसी भी कंडीशन को डिनोट करता है। अनटिल और अनलेस जो है एक साथ किसी भी क्लोज में जो है नोट को नहीं रखते हैं, ठीक है, नोट को यूज नहीं करते हैं दोनों के दोनों। क्यों नहीं करते हैं उसके बारे में पहले ही डिस्कशन हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो एक नेगेटिव वर्ड्स जो है हमारे वो होते हैं, ठीक है। अनटिल भी और अनलेस भी दोनों हमारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इसीलिए उनके साथ क्या यूज नहीं किया जाता, नेगेटिव जो है हमारा एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ तक है हमारा लेसन, तो उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। 28 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, बाकी के भी डिस्कशन करेंगे, जरूर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी भी चीज को। व्हेन और व्हाइल। व्हेन को हम कंजंक्शन के रूप में किसी भी एक्शन या काम के खत्म हो जाने के बाद जो है दूसरा एक्शन जब होता है तो हम जो है व्हेन को यूज करते हैं। व्हेन को हम एक कंजंक्शन के रूप में उस समय पर यूज कर रहे होते हैं। अन्यथा आप जानते हैं कि व्हेन एक जो है क्वेश्चन पूछने वाला एक वर्ड है ना। जैसे कि द स्टूडेंट स्टूड अप, स्टूडेंट्स खड़े हो गए। व्हेन द टीचर केम, जब टीचर आया। देखो ये काम पहले हो चुका है और ये काम जो है, नहीं सॉरी, ये काम पहले हो चुका है उसके बाद ये काम हुआ है और फिर बीच में हमारा व्हेन कंजंक्शन आया है। इसके विपरीत अगर वॉइल की बात करें तो इसका मतलब जबकि होता है और इसको भी कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं, लेकिन इसको उस समय पर यूज करते हैं जब दोनों काम एक ही साथ हो रहे होते हैं। जैसे कि व्हाइल आई वाज वाचिंग टीवी माय ब्रदर वाज कुकिंग। जब मैं टीवी देख रहा था तो मेरा भाई जो है कुकिंग कर रहा था। कुकिंग और वॉचिंग दोनों एक ही टाइम पे हो रही थी, लेकिन जब हम व्हेन की बात करते हैं तो एक काम के बाद दूसरा काम होता है। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। जबकि और जब जो है इनका मीनिंग रहता है, ठीक है। इनमें डिफरेंस भी देख लीजिए। व्हेन को हम एज या फिर लाइफ ड्यूरेशन बताने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई लिव्ड इन माय विलेज। लेकिन वॉइल को हम जो है इस तरीके की बात बताने के लिए यूज नहीं करते हैं। इट वॉज टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ हम क्लोज के पहले व्हेन को यूज करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में हम इसको यूज नहीं करते हैं। जैसे कि इट वॉज पास्ट हाफ पास्ट 10, लगभग जो है 10:30 का समय था। व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापिस लौटा था। व्हेन को हम जब तक की सेंस में यूज नहीं करते हैं, जी हाँ नहीं करते हैं, लेकिन हम वॉइल को जब तक की सेंस में यूज करते हैं। जैसे कि वॉइल देयर इज अ लाइफ देयर इज होप। जब तक जीवन है तब तक जो है उम्मीद बनी रहती है, यानी कि जीवन है तो उम्मीद है। जब तक हम जिंदा है तो उम्मीद है, अगर हम जिंदा ही नहीं है तो उम्मीद किस बात की। व्हेन को हम प्रेपोजिशन के बाद भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि देयर आर डिटेल्ड रूल्स ऑफ व्हेन, ऑफ जो है प्रेपोजिशन उसके बाद व्हेन, यू कैन एंड यू कैन नॉट अपील। ऐसा वॉइल के साथ जो है नहीं किया जाता है। बात करते हैं लीस्ट की। लिस्ट का मतलब ताकि न होता है या ऐसा न हो कि, कंजंक्शन के रूप में इसको यूज करते हैं। ये भी हमारा नेगेटिव जो है मीनिंग रखता है और इसके साथ हम जो है नोट को यूज नहीं करते हैं। लेस्ट के बाद शुड मॉडल को यूज किया जाता है, ठीक है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है। ऋतु रन 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 विद केयर लेस्ट यू शुड फॉल, ठीक है। सावधानी पूर्वक दौड़ो नहीं तो आप जो है गिर सकते हो, ठोकर लग सकती है। अदरवाइज या एल्स और एल्स। अदरवाइज एल्स और एल्स नहीं तो या अन्यथा की सेंस में यूज करते हैं, और इनके साथ भी हम नोट को यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये भी नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। सिंस की बात करें तो सिंस का मतलब होता है जब से या तब से, ठीक है। सिंस के साथ हम जो है जो भी क्लोज यूज करते हैं उसको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, जबकि इससे पहले जो क्लोज यूज करते हैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। ये कोई ध्यान में रहने वाली बात नहीं है, बट एग्जाम्पल से समझिए आप किस तरीके का मतलब रखता है सिंस जब कंजंक्शन का काम करता है, बिकॉज सिंस भी 2-3 तरीके के काम करता है। माई ब्रदर हैज नॉट रिटर्न टू मी, मेरे भाई ने जो है मुझे नहीं लिखा, ठीक है, अभी तक नहीं लिखा है।
सिंस ही वेंट टू मुंबई। अब यहाँ पे इसका मतलब निकलता है सिंस ही वेंट टू मुंबई, जब से वो मुंबई गया है ना, तब से मेरे भाई ने मुझे लिखा नहीं है या मुझसे कोई जो है बात नहीं हुई है। तो इस समय पर हमारे कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है किसको, सिंस को जो है कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है। नोट की बात करेंगे तो आप ये टेंसेस वाले दोनों चीजें हमें जो है देखने को मिलेंगी। ठीक है, बात करते हैं फोर की। ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कुछ जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो हम फोर को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि द पैसेंजर्स डिसाइडेड टू स्टॉप द बस, पैसेंजर्स ने डिसाइड किया था कि बस को रोक देंगे। एंड ड्रिंक वाटर, पानी पिएंगे। फॉर दे वर फीलिंग थर्स्टी, क्यों क्योंकि वो जो है महसूस कर रहे थे कि वो लोग जो है बहुत प्यासे हैं। फोर को हम जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में कभी भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बीच में ही यूज करते हैं। या का मतलब ये था कि मैं ये कहने वाला था कि लास्ट में यूज करते हैं, बट फोर को कभी भी लास्ट में यूज नहीं करते हैं। बिकॉज को हम कोई भी रीजन बताने के लिए यूज करते हैं, इसका मतलब क्योंकि होता है। ठीक है, नोट की बात करें तो बिकॉज की जगह पे हम किसी दूसरे कंजंक्शन लाइक फॉर, सिंस, एज, क्योंकि ये भी कई बार कारणों को बताते हैं ना, उनको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें बिकॉज मिस्टर पाठक हैड बीन इल फॉर 2 months ही लॉस्ट हिज जॉब। बिकॉज के माध्यम से ऑडियंस और रीडर को ऐसी जानकारी मिलती है जो उसे पता नहीं था। उस समय पर हम जो है बिकॉज को यूज करते हैं। ठीक है, उस समय पर हम फॉर, सिंस या एज इन सबको कभी भी यूज नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं कोई भी क्वेश्चन है उसके आंसर को देने के लिए हम बिकॉज को यूज करते हैं। ठीक है, फिर नोट, बट और अदर कंजंक्शंस जो होती हैं उनके बाद हम बिकॉज को यूज करते हैं। सी हैज बीटन मी, नॉट बिकॉज, ठीक है, नॉट बिकॉज आई इंसल्टेड हर, बट बिकॉज आई अब्यूज्ड हर सिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी कंजंक्शंस के साथ हम जो है किसको यूज कर लेते हैं, अपने बिकॉज को यूज करते हैं। सो और देयरफॉर को कहाँ पे यूज करते हैं, सो और देयरफॉर को हम जिस कारण से, इसलिए या परिणाम स्वरूप की सेंस में यूज करते हैं। इनको बिना किसी जो है अंतर के हम यूज करते हैं। मुन्ना वॉज गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड, मुन्ना जो है गिल्टी था इसीलिए उसको पनिश किया गया। मुन्ना वॉज गिल्टी देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड, यहाँ पे देयरफॉर लगाओ या सो लगाओ, ज्यादा अप्रोप्रिएट हम कई बार सो को समझते हैं या आसान भी समझते हैं सो को लगाना, बट दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। सो और देयरफॉर में डिफरेंस क्या है, सो को हम बोलचाल की जो इंग्लिश है हमारी यानी कि इनफॉर्मल स्टाइल में यूज करते हैं, बट देयरफॉर को हम फॉर्मल स्टाइल में यूज करते हैं। सो और सो दैट को हम रिजल्ट को बताने के लिए यूज करते हैं, देयरफॉर दैट को हम रिजल्ट बताने के लिए यूज कभी भी नहीं करते हैं। देयरफॉर के साथ एक्चुअली दैट जो है मिलता ही नहीं है लिखा हुआ, सो दैट जो है आपको मिल जाएगा, अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा भी था। सो को हम रिजल्ट जो क्लोज होता है उसके पहले यूज करते हैं, बट देयरफॉर को हम जो है कभी भी यूज नहीं करते हैं इस तरह की सेंसेस को बताने के लिए। ठीक है, देयरफॉर को हम यूज करते हैं रिजल्ट जो क्लोज होता है उसमें जो फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट जो फ्रेज होता है उसके बाद या मेन वर्ब से पहले। फिर हम देयरफॉर को जो है रिजल्ट के स्टार्टिंग में यूज ना करके अगर ना किया गया हो तो कोमे के द्वारा हम जो है क्या कर लेते हैं, उस सेंटेंसेस को जो है एक तरीके से सेपरेट दिखाने की कोशिश करते हैं, और इस केस में हम जो है देयरफॉर को जो है लगाते हैं। लेकिन इस समय पर देयरफॉर जो है एक कंजंक्शन नहीं होता है, वो एक एडवर्ब का काम कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये देयरफॉर जो है ये एडवर्ब है। ही मिस द ट्रेन, द मॉर्निंग ट्रेन, उसने मॉर्निंग ट्रेन मिस कर दी। ही देयरफॉर इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेन, इसीलिए या इस समय पर वो जो है क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, फिर तो दूसरी ट्रेन के आने का वेट करेगा और क्या करेगा। इफ और वैन की बात करते हैं, जब इफ और वैन को यूज करते हैं तो फ्यूचर यानी कि भविष्य की चर्चा करने के लिए करते हैं,
लेकिन इनमें जो है कुछ डिफरेंस भी होता है। इफ से हमें निश्चित यानी कि अनसर्टेनिटी, अनिश्चित सॉरी, निश्चित तो हमारे वैन से पता चलता है, ठीक है। इफ यू कम आई शैल हेल्प, देखो देखो तो अगर तू मेरे को कुछ बताने वाला ही नहीं है तो मैं तेरे को कैसे हेल्प कर सकता हूँ। वैन यू कम आई विल हेल्प यू, भाई आएगा तो जरूर तेरी हेल्प होगी, नहीं आएगा तो तेरी हेल्प नहीं होगी, ये वैन ने बताया। लेकिन अगर तू आया तो तेरी हेल्प जरूर होगी भाई, लेकिन श्योर नहीं है यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे ये श्योर नहीं है जब ये इफ के साथ जो है बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब वैन के साथ बात करेगा तो जब भी आप आएंगे तो आपको अवश्य ही हेल्प मिलेगी। दूसरी बात क्या है, जब हम इफ की बात करते हैं तो वहां से कंडीशन पैदा होती है, ठीक है। और जैसे कि इफ यू वांट टू सी मी यू मस्ट कम टू माय ऑफिस, अगर आपको मुझसे मिलना है तो आपको मेरे ऑफिस में आना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, आपको आना पड़ेगा मुझसे मिलने के लिए। वैन से हमें टाइम का पता चलता है, जैसे कि वैन यू विल बी 16 योर फादर विल सेंड यू एट दिल्ली फॉर हायर एजुकेशन, जब आप 16 ईयर्स के हो जाओगे तो आपको अपने फादर जो है दिल्ली पढ़ने के लिए भेज देंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, है ना। जब आप 16 के होगे तो मतलब यहाँ पे टाइम का पता चलता है। कहने का मतलब क्या है, जब हम इफ की बात करते हैं तो सीधा सीधा सॉरी वैन की बात करते हैं तो टाइम की बात करते हैं, और जब हम इफ की बात करते हैं तो वहां पे कंडीशन होती है। इसी प्रकार से अनलेस की बात करते हैं तो कंडीशन होती है, ठीक है। ऐसी चीजें अपने आप ध्यान में रखने लग जाएंगी या रहने लग जाएंगी। इफ और वेदर की बात करते हैं, इफ और वेदर को की सेंस में यूज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब आस्क, वांट टू नो, इंक्वायर, डिमांड, ये सब जो है यूज किए जाते हैं। या फिर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद हम जो रिपोर्टेड जो स्पीच लिखते हैं उसके पहले इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं हम इसको, इफ और वेदर को, जैसे कि इस इनडायरेक्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है इफ और वेदर, ठीक है। उसके बाद इफ और वेदर को हम नॉट नो, नॉट श्योर तथा वंडर के बाद भी लिखते हैं, ठीक है। ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो इफ और वेदर ही हैज कमिटेड ए क्राइम, वो अनजानता कि उसने एक क्राइम कर दिया है, अनजान है वो वैसे, यही जो है। और नोट को हम यूज करते हैं क्लोज के स्टार्टिंग में, और नोट को, ठीक है। तो वेदर को यूज करेंगे, जैसे कि यहां पे ही डज नॉट नो वेदर सी विल कम और नॉट। जब हम और नॉट को यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग में, क्यों कह रहा है ये, क्लोज के स्टार्टिंग में हम जो है वेदर को यूज करते हैं, सॉरी और मैं ये कह रहा हूं कि और नोट को हम स्टार्टिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। यहां पे ये बात कही गई कि जब भी किसी सेंटेंस में या फिर ये कह लीजिए आप डिपेंडेंट जो क्लोज है हमारा या सुबॉर्डिनेट जो क्लोज है उसके अंत में हमें और नोट मिलेगा तो वेदर से हमारा वो क्लोज स्टार्ट होगा, ठीक है। वेदर को हम प्रेपोजिशन के बाद यूज करते हैं, जैसे कि मिस्टर ठाकुर नीड्स अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट वेदर ही शुड सेटल इन पटना। अबाउट एक प्रेपोजिशन उसके बाद वेदर। वेदर को हम इन्फिनेटिव यानी कि 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले यूज करते हैं। ही डज नॉट नो वेदर टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज द प्रपोजल। टू एक्सेप्ट उससे पहले हम वेदर को यूज कर रहे हैं। एज सुन एज और एज लॉन्ग एज सुन एज को हम जो ही त्यों ही की सेंस में यूज करते हैं। एज सुन एज द पब्लिशर एंटर द ऑफिस हिज एम्प्लॉयज बिगैन टू वर्क। जैसे ही, जो ही पब्लिशर ने एंटर किया ऑफिस में उसके जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, एम्प्लॉयज थे सॉरी। एज सुन एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, इसकी सेंस वोइल निकलती है। जैसे यू नीड नॉट फियर एज लॉन्ग एज गॉड इज विद यू। भाई तेरे को डरने की जरूरत नहीं है जब तक तेरे साथ भगवान है। कब तक डरने की जरूरत नहीं है, जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे कि सर ये वोइल लिखा हुआ है, क्या हम यहाँ पे वोइल यूज कर दें? मत कीजिएगा, गलत हो जाए, ठीक है। वोइल कभी भी इस तरीके के सेंटेंसेस में हम यूज नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर लेते हैं।
पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज को हम यूज करते हैं शर्त पर की, बशर्ते की, ऑन कंडीशन दैट की सेंस में, ठीक है। जैसे कि ही कैन टेक माई मोटरसाइकिल एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज ही ड्राइव्स केयरफुली। वो मेरी मोटरसाइकिल लेके जा सकता है, बस बात ये है, मेरी शर्त ये है कि उसको ड्राइव जो है सावधानी पूर्वक केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा। मैं दे दूंगा बाइक, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बाइक देने में, बट उसको क्या करना पड़ेगा, केयरफुली ड्राइविंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज यूज करते हैं हम इस प्रकार की सिचुएशन में। लाइक एंड एज, लाइक को हम किसी भी समान एक जैसी चीज के लिए यूज करते हैं, जैसे कि यू आर लाइक योर ग्रैंडफादर, आप जो है अपने ग्रैंडफादर के जैसे दिखते हैं। लेकिन हम जो है क्या करते हैं, इस प्रकार की सिचुएशन में हम नाउन प्रोनाउन या फिर हमारे जिरंड से पहले हम अपने जो लाइक है उसको यूज करते हैं। नोट दिया गया है, जब लाइक को हम प्रेपोजिशन के रूप में यूज करते हैं, लाइक को प्रेपोजिशन के रूप में भी यूज करते हैं। सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखनी है कि लाइक जो वर्ड है हमारा, उसको हम प्रेपोजिशन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम जो है ऑब्जेक्टिव केस में नाउन प्रोनाउन या जिरंड को यूज करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में नहीं, या नॉमिनेटिव केस में नहीं। जैसे कि ही लाइक्स, ही लुक्स लाइक मी। अब यहाँ पे लाइक जो है वो प्रेपोजिशन के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन मी आया है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस का आई नहीं आएगा। एज को हम कंजंक्शन के रूप में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहले यूज करते हैं, और इस केस में एज के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। ही आस्क्ड मी टू डू एज ही हैड डन, मैं जो है उसने मुझसे पूछा ये करने के लिए कि मैं जो है इस चीज को कर सकता हूँ क्या, या मैं इस चीज को कर चुका था, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस के वर्ब के पहले कंजंक्शन के रूप में हम लाइक को यूज करते हैं। एज को हम प्रेपोजिशन के रूप में यूज नहीं करते हैं, लेकिन लाइक को हम प्रेपोजिशन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। लाइक और एज में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। एज को हम जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज में एक एग्जांपल देने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि इन 1939 एज इन 1914 एवरीबडी वांटेड वॉर। लेकिन लाइक को हम प्रेपोजिशनल फ्रेज में जो है एग्जांपल देने के लिए यूज नहीं करते हैं। एज को हम जब की सेंस में कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में यूज करते हैं। अब देखिए एज जो है हमारी टाइम के बारे में बताने वाली कंजंक्शन है। आई शो हर एज शी वॉज गेटिंग ऑफ द बस, मैंने उसको देखा था, किस समय देखा था, जब वो बस से उतर रही थी, उस समय पर मैंने देखा था उसको। लेकिन जो हमारा लाइक है उसको हम ऐसे यूज नहीं करते। एज को हम किसी के रूप में, किस सेंस में यूज करते हैं, और इस केस में हम जो है क्या करते हैं, उसके बाद जो है वर्ब का यूज नहीं करते हैं। मिस्टर गुप्ता वर्कड एज ए डॉक्टर, डॉक्टर के रूप में मिस्टर गुप्ता किस रूप में काम करते हैं, एक डॉक्टर के रूप में काम करते हैं। लेकिन लाइक को हम के समान की सेंस में यूज करते हैं, के रूप की सेंस में यूज नहीं करते हैं, के समान की सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मिस्टर श्रीवास्तव वर्कड लाइक ए डॉक्टर, मिस्टर श्रीवास्तव जो है ना वो काम करते हैं एक डॉक्टर के जैसा, वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो डॉक्टर है, ठीक है। ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। फिर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, रिगार्ड, व्यू, रिप्रेजेंट, ट्रीट, एक्नॉलेज, पोर्ट्रे, ये कुछ वर्ब्स हैं। इनके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में एज को हम यूज करते हैं, जैसे कि द बॉयज रिगार्ड हिम एज ए गुड टीचर, बॉयज जो है वो उनको कहते हैं, कंसिडर करते हैं एक अच्छे टीचर के रूप में, ठीक है। लेकिन लाइक को हम इस तरीके का कोई यूज नहीं दिखाते हैं। बट और हाउ एवर की बात करते हैं, लेकिन या किंतु या परंतु की सेंस में कंजंक्शन के रूप में हम इनको यूज करते हैं। आप देख सकते हैं इनको, कोई दिक्कत अगर आती है
तो आप जो है हमें बता देंगे, ठीक है। फिर दैट का भी कुछ ज़्यादा मुश्किल वाली बात यहाँ पे नहीं है। नो यूज़ ऑफ कंजंक्शंस की बात करते हैं। लास्ट पॉइंट है, कुछ मिनट का जो है ये वीडियो बाकी है, लगभग 50 मिनट के आसपास खत्म हो जाना चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच में इफ, वेदर, whom, who, whose, which, that, when, how, where, why, इन सब के पहले दैट या एज या टू को हम यूज नहीं करते हैं। इनके साथ हम दैट, एज या टू को यूज नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। अगर ये सेंटेंस में आए हुए हैं और असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, तो हम उसमें कंजंक्शन के रूप में दैट यूज करते हैं, ठीक है। एज, सिंस, बिकॉज, इससे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो गया हो तो इसके बाद हम सो या देयरफॉर को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सीधा हमारा कोमा लगा के ही हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि बिकॉज सी डिड नॉट वर्क हार्ड देयरफॉर या सो सी फेल्ड, ये नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे इसने कोमा लगाया हुआ है, इनको हम काट देंगे। ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान में भी रहने वाला रूल नहीं है इतना, ये भी गारंटी है। रिलेटिव प्रोनाउंस आप समझते ही हैं कौन कौन से होते हैं। WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, उसमें दैट को भी शामिल कर लेते हैं हम, ठीक है। इसके पहले जो भी नाउन या एंटीसीडेंट होता है उनके बीच में कंजंक्शन एंड को यूज नहीं करते हैं। जैसे कि अब एंटीसीडेंट आप जानते हैं क्या होता है। अब आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एंटीसीडेंट जो है वो क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब बात देखिए क्या थी, बात ये थी सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड हुम आई लव वेरी मच। अब देखिए यहाँ पे एंड की बात नहीं है, एंड की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है, और यहाँ पे अगर आप सच पूछें तो कोमे की भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आपका सुबॉर्डिनेट क्लोज बन गया और ये आपका प्रिंसिपल क्लोज जो है बन गया। अब एंटीसीडेंट के रूप में जो है ये गर्ल जो है यूज किया गया है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा पूरा इसके बारे में बात था, ठीक है। तो हम एंड का यूज नहीं करते हैं जहां पे रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा खत्म, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। ये PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, इजीली आपको प्रोवाइड हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।